हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न की 11th एंड 12 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है। 10 जुलाई की मैंने मैगज़ीन अपडेट नहीं की है, तो गाइस आप टेंशन ना लें, वो मैगज़ीन मैं अपलोड कर दूंगी आज या कल में। कल मैं मोस्ट प्रोबेबली कर दूंगी दिन के टाइम में। फाइन, तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। फिलहाल दैट इज़ द यूपी उत्तर प्रदेश अनवील्स न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 से 30, एंड आई थिंक आप ये अभी तक सुन चुके होंगे। फाइन, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इशूज़ में कवर होगी। अभी के वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो कि 11 जुलाई को बनाया जाता है, उसके ओकेज़न पे, ताकि आपको पता है ना, एवरेज जो बर्थ रेट होना चाहिए, फर्टिलिटी रेट होना चाहिए, वो 2.1 होना चाहिए। फाइन, तो हमारा एम भी है कि हमें क्या करना है, 2026 तक अपना जो पॉपुलेशन या फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 करना है। मतलब कि एक जो वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव एज में 2.1 मतलब कि 2 बच्चे ही पैदा करे 2026 तक, और इसके बाद हमें थोड़ा घटा के 2030 तक 1.9 करना है। ये हमारा एम है, और करंटली इंडिया का आई थिंक 2.3 है। फाइन, तो इसमें हमें क्या क्या करना होगा, ऑफकोर्स इसमें हमें कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट करनी होगी, सो दैट हम बेटर वे में एल्डर लोगों की केयर कर सकें, बेटर वे में अपना एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इन सबको मेंटेन कर सकें। जो स्पेशली एडोसेंट, आपको पता होगा, जो स्पेशली बच्चे टीन एज ग्रुप के होते हैं 11 to 19 ईयर्स के, और हमें स्कूल्स में हेल्थ क्लब को फॉर्म करना है। फाइन, तो ये इसी के साथ ही है। अब पॉपुलेशन पॉलिसी की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि आप देख ही रहे हो, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जिसकी वजह से पावर्टी भी उतनी ही बढ़ रही है। इसके अलावा इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना की पॉपुलेशन को अगले 10 साल में या कम 10 साल से पहले ही ओवरटेक कर लेगी। इसके अलावा हमने ऑलरेडी क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सो दैट वी कैन कंट्रोल अवर पॉपुलेशन। हमने ऑलरेडी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में लाए थे, जिसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें क्या करना है, 2040 तक 45 तक स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ अचीव करनी है, सो दैट हम क्या कर सकें, सस्टेनेबल जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी साथ में रख सकें। क्योंकि आपको पता है अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो रिसोर्सेज की डिमांड भी उतनी होगी, और फिर उसका क्या पड़ेगा, हमेशा हमें कमी पड़ेगी। एंड वही बात तो वही है कि हमारा फिर सस्टेनेबल नहीं रहेंगी चीज़ें फिर। तो इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रख सकें, सोशल डेवलप कर सकें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा हमने 2017 में मिशन परिवार विकास को भी लॉन्च किया था, सो दैट इसमें हमने मेनली लोगों को अवेयर किया था कि हाउ वी कैन यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। फाइन, इसके अलावा पॉपुलेशन पॉलिसी के साथ इशू क्या है, सबसे पहले क्या लॉन्ग रन पे नेगेटिव इफेक्ट है। लाइक अभी तो हम एम चाह रहे हैं कि हमारा 2 पॉइंट हो जाए या 1.9 हो जाए। फाइन, अभी आपने देखा होगा बीच में चाइना की मतलब कि हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि चाइना ने अपने जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है उसको अब निगेट कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब चाइना में जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगी। अगर बहुत कम हो गई तो आगे जाके जो मतलब कि फ्यूचर या फिर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो नहीं हो पाएगा। फाइन, तो इसीलिए क्या है, इसका लॉन्ग रन पे नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिक्ट अगर करोगे जैसे चाइना ने किया, तो इसकी वजह से लोगों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कंट्री पे लॉन्ग रन में। इसके अलावा अगर हम स्टेबलाइजेशन इन ओवरऑल पॉपुलेशन, मतलब जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है प्रेजेंटली हमारा ओनली 2.2 है, हमें अभी 2.3 बोल रही थी, 2.2 है, तो ये बहुत ही जल्दी 2.1 हो जाएगा। लाइक हमें हमारा जो एम है 2026 तक 2.1 है, उससे पहले ही हो जाएगा। फाइन, इसके अलावा हमारे कहीं ना कहीं हम वुमेन और गर्ल्स के जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं वो भी हम वायलेट कर रहे हैं। तो दीज आर सम इश्यूज विद द पॉपुलेशन पॉलिसी। अब हम जरा देख लेते हैं यूपी की जो न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी है, इनके क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले इसका एक एफर्ट दिया जा रहा है कि सो दैट, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टेट हमारे यहाँ पे यूपी है, और फिर बिहार भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें सबसे एफर्ट्स है सो दैट वी कैन इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, जैसे जो अंडर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, और हम एक प्रॉपर सिस्टम लोगों को प्रोवाइड कर सके फॉर सेफ अबॉर्शन। इसके अलावा जो न्यूबॉर्न्स या फिर जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होते हैं, क्योंकि आपने देखा अगर एक महिला ज़्यादा बच्चे करे तो उसके बाद क्या है, थोड़ा वो वीक हो जाती हैं, तो वो मतलब इनकी फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इन सबको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा, तो इन सब की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा प्रमोशन, कंसेशन इन हाउसिंग स्कीम्स एंड अदर पर्क्स टू एम्प्लॉयज़ हु अडयर टू पॉपुलेशन कंट्रोल नॉर्म, ये हमने ऑलरेडी आपको पता ही होगा। जिन लोग भी पॉपुलेशन कंट्रोल नॉर्म्स को पूरा कंप्लाई करेंगे तो उनको और ज़्यादा या उनके एम्प्लॉयज़ को कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाला। इसके अलावा बेटर वे में क्या कर सकते हो, आप एल्डरली की केयर कर सकते हो बेटर वे में। ऑफकोर्स अगर आपके बच्चे कम होंगे तो आप एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, उन सब बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी इसमें सेफ एबॉर्शन फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ हम बढ़ते हैं, दैट इज़ द ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स थ्रेटन लाइफ ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरमेंट में कवर होगी अंडर जीएसटी। अभी के राजस्थान में बोला जा रहा है सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को हम लॉन्च करेंगे। अब क्यों करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी पावर की जो बकेट है उसको हम बढ़ाएं। फाइन, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या होगा, ऑफकोर्स जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है बोर्ड ऑलरेडी एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ रहे हैं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, अभी हम एक बार पढ़ लेते हैं। फाइन, तो
जिसकी वजह से अगर, क्योंकि बर्ड है तो सोलर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लेंगे तो इनकी मरने की संभावना और बढ़ जाएगी विद हाई टेंशन वायर्स, जिसकी वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। हम एक बार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एंडेमिक है, यहीं भी पाया जाता है। सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, वेस्टर्न इंडिया में और ईस्टर्न पाकिस्तान में। IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, तो ये आप याद रखना। इंपॉर्टेंट साइट्स के स्पीसीज की, राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क, गुजरात का नलिया, महाराष्ट्र का वरोड़ा और कर्नाटक का बिलारी, ठीक है, ये चारों याद रखना है आपको। इसके अलावा ये हैबिटेट जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो मेनली एरिड, बहुत ड्राई या फिर सेमी ड्राई ग्रासेस में पाया जाएगा, या फिर जहाँ पे कांटे हो, थोर्न स्क्रब हो, या फिर टॉल ग्रास विच इज़ इंटरस्पेटेड विद कल्टिवेशन। इसके अलावा इरीगेटेड एरियाज में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ये वन ऑफ द स्पीसीज़ है जिसको हमने रिकवर करना है, फाइन। तो इट इज़ वन ऑफ द स्पीसीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम, जो किसके अंडर चल रहा है, अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, और किसका ये, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का, फाइन। अब हम जरा न्यूज़ पे चलते हैं, क्यों था, एक सेकेंड यार, हाँ। तो अभी क्या है, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन्होंने एस्टीमेट किया है कि हर साल इन पावर लाइंस के कोलिजन की वजह से जो ये बर्ड हैं उनकी पॉपुलेशन 15% हर साल रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब और ज़्यादा इनका जो जीवन है वो खतरे में, विच इज़ थ्रेट देन हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन। मतलब कि इतना इफेक्ट उनके हैबिटेट लॉस या डिग्रेडेशन की वजह से नहीं हो रहा है जितना इफेक्ट उनका कोलिजन की वजह से हो रहा है, फाइन, तारों में बढ़ के हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने MK रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो अप्रैल 2021 का केस था, उसमें भी ये बोला था कि हमें क्या करना है, हमें ह्यूमन्स की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हमें और जो क्रिएचर्स हैं, हमारा नेचर है, उनके राइट्स को वायलेट नहीं करना है, और उसके रिगार्डिंग डायरेक्शंस भी इशू करी थी। इसके लिए उन्होंने बोला था कि हमें क्या करना है, पावर लाइंस को अंडरग्राउंड करना है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 1 साल तक के टाइम लिमिट भी दिया फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, फाइन। इसके अलावा हर एक जो पावर लाइंस उनके लिए मैंडेटरी किया है कि उनमें एक पोटेंशियल भी होना चाहिए और प्रायोरिटी हैबिटेट होना चाहिए कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हमारा बर्ड है उसको हम सेव करना है। सिंपल बात ये है, जो आप देखते हो आज की पावर लाइंस हैं जो ऊपर खंभों से कनेक्ट की जाती है, ठीक है, हमें ओवर हेड की जगह हमें अंडरग्राउंड करनी है, सो दैट हम अपने बर्ड्स को सेव कर सकें। जब तक लाइंस को अंडरग्राउंड नहीं कर सकता तब तक हमें बर्ड डाइवर्टर्स को इंस्टॉल करना होगा। बर्ड डाइवर्टर इंस्टॉल करके क्या होगा, हम पहले ही उनको एक तरह से वार्न कर देंगे कि यहाँ खतरा है, तो बर्ड अपने आप डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अभी इमीडिएटली हमें हर एक लाइन को इंस्टॉल करना है। अभी क्या है, इश्यूज़ क्या है, अगर अंडरग्राउंड लाइनें डालने से सबसे पहले क्या है, इनकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, नियर अबाउट 20% कॉस्ट बढ़ जाएगी। टेक्निकली फिजिबिलिटी भी इतना नहीं है बिकॉज हाई वोल्टेज पावर लाइंस होती हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी, जिसमें ये देखा था कि हम किस तरह से इस प्रोजेक्ट को फिजिबल बना सकते हैं और हाई वोल्टेज पावर लाइंस को अंडरग्राउंड डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, कोविड वैक्सीन शॉर्टफॉल्स थ्रेटन ग्लोबल रिकवरी वांस G20। तो कई ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी, या फिर ये हमारी उसमें भी कवर हो सकती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अभी क्या है, वेनिस में फाइनल वो हुई है, मीटिंग हुई है, जिसमें जो G20 नेशंस के, आपको पता होना चाहिए G20 नेशंस में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उन सब ने मीटिंग करी है और कंसर्न्स रेज किए कि किस तरह से अगर जैसे न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट्स आ रहे हैं या फिर डिफरेंट जो वैक्सीनेशन है अभी उनका कमी पड़ रही है, तो जिस उसकी वजह से हमारा ग्लोबल जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो कितना ज़्यादा थ्रेटन हो सकता है, क्योंकि कोविड की वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को क्या झटका लगा था। तो अभी जब रिकवर होने लगी थी, तो क्योंकि वैक्सीनेशन आया, ये सब चला, तो रिकवर होने लगी थी। लेकिन अब दोबारा क्या है, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, कभी डेल्टा आ रहा है, कभी डेल्टा प्लस आ रहा है, कभी लैम्डा आ रहा है, और फिर वैक्सीनेशन की भी बहुत ज़्यादा वैक्सीन की कमी पड़ रही है, तो उसकी वजह से हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी पे कुछ कंसर्न शो किए हैं, ठीक है। थ्रू अभी सभी नेशंस ने ऑलरेडी इकोनॉमिक सपोर्ट इंट्रोड्यूस कर रखे अपनी अपनी कंट्री में, जैसे हमारे इंडिया ने भी करा था आत्मनिर्भर भारत पैकेज, ठीक है, उसका फेज 2 भी स्टार्ट किया। हर एक कंट्री ने अपने फिजिकल और मॉनेटरी मेजर्स भी लिए हैं, सो दैट वो क्या कर सके, अपनी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी को रिकवर कर सके, लोगों को वैक्सीनेट कर सके, और जो भी हमारा वाइड डाइवर्जेंस एग्जिस्ट बिटवीन एक्चुअल रिकवरी एंड वैक्सीनेशन लेवल उनको कम कर सके। लो वैक्सीनेशन रेट का मतलब क्या है, मीन्स कि जो पुअरर नेशंस हैं वो ज़्यादा वायरस से वल्नरेबल है एंड इट्स वेरिएंट्स, फाइन। तो इसके अलावा क्या क्या टेक अवे लिया गया फ्रॉम द G20 फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड G20 ग्लोबल हेल्थ समिट, फाइन। तो इन दोनों मीटिंग से क्या हमने फाइनली अडॉप्ट किया है, सबसे पहले हमने रोम डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया, जो कि 16 पॉइंट की कमिटमेंट है, जिसमें हमने ये देखा कि हम किस तरह से पेंडेमिक की प्रिपेयरनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर गलती से अब दोबारा जैसे सेकंड वेव आई थी, अब थर्ड वेव आई, तो हम किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर रह सकते हैं, कैसे हम अपनी ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज हमें पड़ी है या फिर जिन जिन चीज़ों की शॉर्टेज पड़ी है उनको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हम किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड जो हेल्थ सिस्टम है उस पर किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया है। इसके अलावा हमने सपोर्ट शो करी है फॉर एन इक्विटेबल ग्लोबल शेयरिंग ऑफ वैक्सीन, सो दैट हम कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए जो भी पॉसिबल टूल्स हैं उनको यूज़ कर सकें। हमने इसमें रिकमेंड किया कि $50 बिलियन हमें न्यू वैक्सीन फाइनेंसिंग करना चाहिए बाय द IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO
WHO मतलब कि ये चार ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर क्या करेंगे, $15 बिलियन क्या करेंगे न्यू वैक्सीन के लिए देंगे। इसके अलावा यूरोप प्राइमरी उसमें फ्रांस, इटली और जर्मनी, उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो 100 मिलियन वैक्सीन जो डोसेस को शेयर करेंगे उन कंट्रीज़ के साथ जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं बाय दिस एंड ऑफ द ईयर। फाइन, इस रिलेटेड न्यूज़ में अभी क्या है, एज पर एनालिसिस बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, तो आर नंबर दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव नंबर फॉर कोविड-19 इन इंडिया वो द्वारा इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब कि 15 मई से जून 19 के बीच में ये 0.78 से 0.88 गया है, और जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि इन्फेक्शन द्वारा बढ़ने के अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हैं। फाइन, तो इसका मतलब आर नंबर रिप्रोडक्टिव नंबर की मतलब बढ़ रहा है, दोबारा इन्फेक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब है कोविड द्वारा स्प्रेड होने की है। अगर आर वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है या फिर इसका मतलब होता है कि ऑलरेडी 1% या 1% से ज़्यादा एक इन्फेक्टेड पर्सन से ऑलरेडी बंदा इन्फेक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से केसेस बढ़ सकते हैं। फाइन, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आर नंबर हमारा 15 मई से 26 जून के बीच में बढ़ा है, जो कि एक इंडिकेटर है कि कोविड के केसेस द्वारा बढ़ रहे हैं। फाइन, नेक्स्ट है 1/6 ऑफ द इंडियाज ग्राउंड वाटर रिजर्व्स ओवर एक्सप्लॉइटेड। ये रिपोर्ट है किसके द्वारा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड स्टडी। तो कहीं दी जो हमारी न्यूज़ है अगेन एनवायरमेंट में कवर होगी। अभी क्या है, लेटेस्ट असेसमेंट हुई है ऑफ डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स। देखो कहीं दो तरह के होते हैं, स्टैटिक होते हैं, डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक आपको पता ही है जो चलते रहते हैं, ठीक है, जैसे रिवर्स हो गया। जो स्टैटिक होते हैं जो खड़े हुए पानी होते हैं, जैसे पॉन्ड्स वगैरह हो गया, ठीक है। तो लेटेस्ट असेसमेंट करिए किसके, डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स है, किसने, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने, जिसमें ये बताया कि हमारी कंट्री के जो ग्राउंड वाटर सिचुएशन है वो थोड़ी इंप्रूव हो रही है। अगर हम फाइंडिंग्स देखते हैं कि क्या क्या है, नंबर ऑफ जो ओवर एक्सप्लॉइटेड और जो क्रिटिकल असेसमेंट यूनिट्स थी वो डिक्लाइन हुई। मतलब कि जो ऐसे थे जहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो रिसोर्सेज थोड़े से डिक्लाइन हुए, विच इज़ अ गुड इंडिकेटर, ठीक है। और वो क्यों है, क्योंकि हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या है मेथड्स को इंक्रीज़ किया। जैसे रेन वाटर हमने हार्वेस्ट करना शुरू किया है, जिसकी वजह से हमने एक्सट्रैक्शन जो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते थे वो डिक्रीज़ हुआ है। तो अल्टीमेटली हमारा जो ग्राउंड वाटर का जो रिजर्व है वो बढ़ा है। इसके अलावा जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन यूनिट्स होती हैं वो यूनिट्स होती हैं जहाँ पे एक्सट्रैक्शन 100% से भी ज़्यादा हो रही है, मतलब कि एनुअली उतना उसमें इनकमिंग नहीं हुई जितना हमने आउटगोइंग कर लिया। फिर क्रिटिकली कैटेगरी कब होती है, जब 90 to 100% हम क्या करते हैं उसको यूज़ कर लेते हैं उसी ग्राउंड वाटर को। मतलब कि अगर उसने, अगर सपोज करो वही बात है, अगर आपकी इनकम 100 रुपीज़ हुई है, अगर आपने 100 से भी ज़्यादा खर्च कर लिया इसका मतलब आपने ओवर एक्सप्लॉइट किया। अगर आपने 100 में से 90 to 100 रुपीज़ दोनों खर्च कर लें तो क्रिटिकल कैटेगरी है। सेमी क्रिटिकल है कि अगर आप 70 to 90% पैसा खर्च कर रहे हो। सेफ कैटेगरी है कि अगर आप 70% से भी ज़्यादा कम खर्च कर रहे हो, ठीक है। तो यही बात है, आप ग्राउंड वाटर में लगा लो। फाइन, तो इसके अलावा हमने क्या देखा है कि एनुअल जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसमें इंक्रीज़ हुआ है, विच इज अगेन गुड इंडिकेटर। 2020 में ये 2017 में 431 बिलियन क्यूबिक मीटर था, जो बढ़ के 2020 में 436 बिलियन क्यूबिक मीटर हो गया है। इसके अलावा जो नेट एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। मतलब कि आप किन अलग अलग जगह से ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो रिसोर्सेज वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। 2017 में 393 बिलियन क्यूबिक मीटर थे, तो अब बढ़ गए 398 हो गया। रीजन्स क्या है कि ग्राउंड वाटर इतना क्राइसिस हो रहा है। सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, अगेन वही पंजाब हरियाणा, जहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अंधाधुंध ओवर इरीगेशन करते हैं, ठीक है, फॉर वाटर गजरिंग लाइक पैडी और शुगर केन। जबकि देखा जाए तो राइस का क्लाइमेट नहीं है पंजाब हरियाणा का, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वहाँ पे, क्यों, क्योंकि इरीगेशन फैसिलिटी है। वेस्टर्न स्टेट्स लिमिटेड ग्राउंड वाटर रिचार्ज है ड्यू टू एरिड क्लाइमेट। पेनिनसुलर स्टेट्स में लिमिटेड ग्राउंड वाटर है क्योंकि वहाँ पे क्रिस्टलाइन एक्वाफर्स है, ये आपको पता ही होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट में काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं सो दैट हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें। जैसे अटल भूजल योजना आई थी, नेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं, पीएम कृषि सिंचाई योजना, जिसके अंदर हमें ये इंकरेज किया जाता है कि आप ड्रिप इरीगेशन या स्प्रिंकल इरीगेशन मेथड्स यूज़ करो। एडवोकेटिंग ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स बोली, ये सब है। फाइन, तो आप यहाँ पे डाटा देख सकते हो कि कौन कौन से स्टेट में कितना ज़्यादा बुरा हाल है। आप देखना पंजाब राजस्थान में ओवर एक्सपोर्ट किया जाता है। फाइन, तो ये लिखा है 2017 में था, तो 2020 में थोड़ा सा कम हुआ है। सेमी क्रिटिकल भी आप देख सकते हो बढ़ा है, ठीक है। तो ठीक है, सेफ वाली जो चीज़ है वो भी बढ़ी है, विच इज़ अ गुड इंडिकेटर। क्रिटिकल रिड्यूस हुआ है, वेरी गुड, ठीक है। सेलाइन ये सब, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस किस स्टेट में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया नाउ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब अकॉर्डिंग टू द नास्कॉम रिपोर्ट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी क्या है, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लिए हैं कि पिछले 5 सालों में कि हम अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो इनोवेशन है उसको इंक्रीज़ करें या बूस्ट करें या रिसर्च करें। तो इसकी वजह इसलिए इंडिया ने टॉप 10 कंट्रीज़ के साथ हाथ मिलाया है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड पेटेंट फाइलिंग। फाइन, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता ही कि हम क्या करते हैं, ह्यूमन के जो इंटेलिजेंस है वो मशीन्स में प्रोसेस करते हैं, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम्स में। अभी क्या है, अगर हमने 10 कंट्रीज़ के साथ हाथ मिलाया पेटेंट फाइल करने में, तो इससे इंडिया को क्या बेनिफिट होगा। सब ऑफकोर्स इंडिया अपनी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट कर सकता है, कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। हम इंडिया की इनोवेशन से मोनेटाइजेशन, मतलब
मनी कमा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्व ऐसा एंट्री बैरियर फॉर कंपटीशन, हम और ज़्यादा इनोवेशन और पेटेंट फाइलिंग को प्रमोट कर सकते हैं। पेटेंट फाइलिंग मतलब कि जब आपको पता होगा आपकी इनोवेशन को कोई चोरी नहीं कर सकता, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करोगे क्योंकि उसको पेटेंट फाइल कर देंगे। चैलेंजेस क्या हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पे पेटेंट प्रोसेस की बहुत टाइम कंज्यूम करती है। नियरली 4 ईयर्स का गैप है बिटवीन पेटेंट एप्लीकेशन एंड ग्रांट, मतलब कि अगर आपने आज एप्लीकेशन फाइल करी है कि मेरा पेटेंट फाइल होना चाहिए, तो 4 साल तक लग जाएंगे। स्टेप्स क्या क्या लिए गए टू ओवरकम दैट चैलेंजेस, हमने सबसे पहले कोएलिशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ स्टार्टअप्स या जो स्मॉल कंपनीज उनको मेंटर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अवेयरनेस बिल्ड कर रहे हैं ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ पेटेंट फाइलिंग, हम कुछ इनएफिशिएंसीज को कब कर रहे हैं इन पेटेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस। पेटेंट आपको पता होना चाहिए 2 तरह के पेमेंट होते हैं, एक तो होता है प्रोडक्ट पेमेंट पेटेंट होता है, एक प्रोसेस पेमेंट पेटेंट होता है। पेटेंट एक एक्सक्लूसिवली राइट है, मतलब कि अगर आपने कुछ इन्वेंशन करी तो आपका राइट है कि आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट का ये प्रोसेस का, ठीक है। अगर आपको डिपेंड करना है आपके अपने प्रोडक्ट का पेटेंट कराना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, या फिर जिस प्रोसेस के जो आपने वो प्रोडक्ट बनाया है उसको आपने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। विद दैट प्रोवाइड्स अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग और ऑफर्स अ न्यू टेक्निकल सोल्यूशन टू अप्रोच, ठीक है। पेटेंट्स को एक वन ऑफ द प्राइमरी वे माना जाता है ऑफ मेजरिंग इनोवेशन। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियर अबाउट 6% ऐसे पेमेंट पेटेंट्स को, टेक पेटेंट्स के अंदर 6% जो पेटेंट्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी हैं, फाइन। अब हम बढ़ते अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे, दैट इज़ द बांग्लादेश बिकम इंडियाज़ 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। अभी क्या जो बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट हम करते हैं बांग्लादेश को, वो पिछले साल में 11% बढ़े हैं, अपार्ट ऑफ मतलब कि पैंडमिक भी थी, इसके बावजूद भी हमारे जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट है वो 11% बढ़ते हैं। और इसकी वजह से जो इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैं, हाईवर वो 7% कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब कि इंडिया का अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो तो 7% कॉन्ट्रैक्ट हो गया था ड्यू टू द पैंडेमिक, लेकिन हमारे बांग्लादेश को एक्सपोर्ट बढ़े हैं 11%। इंडिया का जो टॉप एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश वो कॉटन होता है या फिर कॉटन की यार्न होती है, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, राइस एंड कॉर्न, तो ये 5-6 चीज़ें पढ़ लेना। इसके अलावा इंडिया का जो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो अगेन यूएसए है, $51.6 बिलियन, और सेकेंड हमारा चाइना, दैट इज़ $21.2 बिलियन, ठीक है। एंड सेकेंड जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है आपको पता ही है, वो हमारी यूएई है जिसने सरपास कर दिया, ठीक है, $16.7 बिलियन। नेक्स्ट है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशो। अभी क्या है, ये जो रूल्स हैं दैट इज़ द नेट स्टेबल फंडिंग रेशो, ये एक रूल्स है विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ बेसल 3rd रेगुलेशन, जिसको इसलिए डिज़ाइन किया गया ताकि हम बैंक्स को ज़्यादा स्टेबल बना सकें। और जो 2008 में जो वो हुआ था, आपको पता ही है क्या हुआ था, है ना, उसको फाइनेंशियल जो क्राइसिस हुआ था उसको हम प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि कोविड की वजह से ऐसा इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा गिरी है, तो ये रिसेशन वगैरह आने का डर ज़्यादा है, तो इसलिए क्या है, ये एक न्यू बेसल नॉर्म लेके आए हैं जिससे हम बैंक्स को ज़्यादा स्टेबल बना सकते हैं। ये रूल्स क्या करेंगी, फिजिकली गोल्ड को ट्रेड करेंगे लाइक एनी अदर कमोडिटी। अगर बैंक्स को रिक्वायर होगा टू होल्ड मोर कैश टू मैच देयर गोल्ड एक्सपोजर, मतलब कि अगर उन्हें लगता है बैंक्स को कि उन्हें पैसा चाहिए तो वो गोल्ड को फिजिकली भी बेच सकती हैं, ऐसा बफर अगेंस्ट एडवर्स प्राइस मूवर, ठीक है। इस रूल से क्या होगा, कोस्ट जो बैंक की बैलेंस शीट है उसकी कोस्ट बढ़ेगी टू होल्ड गोल्ड। इंडिया में जो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो है वो इफेक्ट कब से होगी, 1 अक्टूबर 2021, मतलब कि सभी बैंक्स को भी इसको भी जैसे कैश रिजर्व रेशियो करते हैं, SLR करते हैं, तो अब इनको भी इम्प्लीमेंट करना होगा। नेक्स्ट है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। अभी का जो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है वो 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंडर है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड। तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट कि किस मिनिस्ट्री के अंडर है, कौन सा, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, भाई नॉट स्टैट्यूटरी। तो ये 3-4 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। इसका मिशन की आपको नाम से समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम फिशरी सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं थ्रू एनहेंसमेंट ऑफ फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन अवर कंट्री। इसका एम है कि हमें क्या करना है, ऐसा नहीं कि हम ओवर एक्सप्लॉइट करें फिशर्स, नहीं, हमें सस्टेनेबल वे में मैनेज करना है, अपने नेशनल जो एक्वेटिक रिसोर्सेज उनको कंजर्व करना है, और फिशर्स और एक्वाकल्चर को ज़्यादा अटेंशन देना है, जैसे उनके प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग। नेक्स्ट है जीनोम ऑफ मैंग्रोव स्पीसीज रिकॉर्डेड। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ट्रू मैंग्रोव स्पीसीज है जिसका नाम है एविसीनिया मैरिना, उस जो काफ़ी हाईली सॉल्ट टॉलरेंट है और सॉल्ट सिक्रेटिंग है, उनका पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग को डिकोड कर लिया। जैसे अभी करते हैं ना कि हमें ह्यूमन का भी होल जीनोम सीक्वेंसिंग करना है, ठीक है, तो पहली बार मैंग्रोव स्पीसीज का हमने क्या करा, होल पूरा की पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग को डिकोड कर लिया। तो ये एविसीनिया मैरिना एक रेयर प्लांट स्पीसीज है जो 40% सॉल्ट को एक्सक्रीट करती है, ठीक है, थ्रू इट्स सॉल्ट ग्रैंड्स एंड इनलेम। सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया में जो 6.73 मिलियन हेक्टर लैंड का है वो सेलाइन है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस रिसर्च से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, उनके जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सो दैट हम क्या कर सकते हैं, डाउट डेवलप करने के लिए सेलिनिटी टॉलरेंट वेराइटी क्रॉप्स को डेवलप कर सकते हैं, फाइन। मैंग्रोव कहाँ ग्रो होता है, आई थिंक आपको पता होगा, जो इकोटोन रीजन होता है, दैट इज़ अ रिवर्स और एस्चुरीज के बीच का जो रीजन है वहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो होता है।
होते हैं बिटवीन 24 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री सेल्सियस कह रही हूँ यार, ये साउथ, ठीक है, लो लैटिट्यूड। इसके अलावा शोर लाइन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत होती है, तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनको हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है जैपनीज एन्फेलाइटिस, काफ़ी बार पढ़ते हैं, एक्यूट एन्फेलाइटिस सिंड्रोम। जल जीवन मिशन ने अपना टैप वाटर सप्लाई अब और 97 लाख हाउस होल्ड तक पहुंचा चुका है, स्पेशली उन 61 जहां पे ये डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा प्रिवेलेंट है ये डिजीज़, ठीक है। पिछले 22 मंथ्स में हमने 97 लाख हाउस होल्ड तक टैप वाटर का कनेक्शन पहुंचाया, और स्पेशली उन में जहाँ पे ये प्रिवेलेंट ज़्यादा है। जापानीज एन्फेलाइटिस वायरल ब्रेन इन्फेक्शन है जो एक मॉस्किटो बाइट के थ्रू स्प्रेड होता है टू ह्यूमंस। ये वायरस मेनली पिग्स और बर्ड्स में पाया जाता है जो मॉस्किटोज की बाइट काटने की वजह से होता है। ये सीरियस हेल्थ हजार्ड है साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्टर्न पैसिफिक एशिया में। इसके अलावा ये मेनली इंडिया की जो 5 स्टेट है, असम, बिहार, तमिलनाडु, यूपी, वेस्ट बंगाल, उनके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा 61 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, इसलिए हमने वाटर कनेक्शन वहाँ पे ज़्यादा जल्दी दिया। नेक्स्ट है केसरी बुद्धा स्तूपा, ये आर्ट एंड कल्चर में कवर होगा। वर्ल्ड का जो फेमस केसरी बुद्धा स्तूपा है जो कि चंपारण बिहार में है, वो वाटर लॉक्ड हो गया फॉलोइंग फ्लड्स इन कैचमेंट ऑफ। आपको पता है ना वहाँ पे मतलब कितना ज़्यादा बिहार में फ्लड की दिक्कत होती है। कोसी इज़ द क्या बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार, है ना। तो बिकॉज वहाँ पे काफ़ी जो 5-6 रिवर्स हैं, गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो वहाँ से निकलती है, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड रहती है। स्तूपा के मैं पढ़ लेते हैं, स्तूपा क्या होता है। इट इज़ द टालेस्ट एंड लार्जेस्ट एवर एग्जिबिटेड स्तूपा है वर्ल्ड का, और वन ऑफ द टालेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्ध स्तूपा है वर्ल्ड का। आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि इनको बिल्ड किया गया था वैशाली के लिच्छविस के द्वारा बिफोर, जब बुद्धा ने निर्वाणा अटेन किया, मतलब बुद्धा जी के निर्वाणा अटेन करने से पहले ही इनको लिच्छवीस के द्वारा बिल्ड किया गया था, और कॉमनली इन्हें राजा बैन का द्योरा भी बोलते हैं। इसके अलावा जो चाइनीज़ बिल्डिंग में ह्यून शांग वो यहाँ पे विजिट भी कर रखे हैं एज पर इट्स डायरी इन 7th सेंचुरी। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि इसको हम प्रोटेक्टेड मोनूमेंट डिक्लेयर करेंगे ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। फाइन, लास्ट न्यूज़ है, कुछ प्लेसेस थे न्यूज़ में जरा हम देख लेते हैं। जॉर्जिया, रिसेंटली क्या इंडिया हैंडेड ओवर 400 ईयर्स ओल्ड रेलिक्स ऑफ क्वीन कैटेरिना टू जॉर्जिया। 400 साल पुराना कुछ रेलिक्स थे क्वीन कैटेरिना को, उसको जॉर्जिया को वापस दे दिया। जो क्वीन कैटेरिना के रेलिक्स थे वो इंडिया में लाए गए थे बाय पोर्टुगीज मिशनरीज वो लोग थे जो मतलब कि क्रिश्चियंस को मतलब कि अपनी क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो कब लिया जाया था, गोवा में लेके आया था एट संत ऑगस्टिन चर्च में 1627 में। जॉर्जिया कैपिटल टिब्लिस है जो रशिया और टर्की के बीच में पाई जाती है। ब्लैक सी वेस्ट में है, अर्मीनिया अल्जीरिया इसकी बॉर्डर नेशन है, ये आपको पता होना चाहिए गाइस। मैप देखो, मैप पढ़ा करो, ठीक है। डेली कम से कम आपको 5 मतलब कि 15-20 मिनट मैप को दिया करो। इट वॉज अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। देखो गाइस कुछ नहीं है, आप 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिसमें आर्कटिक और अंटार्कटिक आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जमे पड़े हैं। मेन 5 कॉन्टिनेंट करने हैं आपको, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। इन 5 की माउंटेन्स पढ़ लो, गल्फ्स पढ़ लो, बेस पढ़ लो, रिवर्स पढ़ लो, ठीक है, प्लेट्यूज पढ़ लो, 5-6 चीज़ें आप कर लो, ठीक है। और आपके ऐसे इतना ईजी हो जाएगा ना आपके लिए सारा काम, अच्छे से करोगे बिना रट्टाफिकेशन के, क्योंकि लोग क्या ट्रिक्स बनाते हैं। अगर मेरे हिसाब से अगर बिना ट्रिक्स के अगर आप थोड़ा सा आप दिमाग लगा के करोगे ना, टाइम देके करोगे, तो वो दिमाग में स्टोर होगा, परमानेंट स्टोर होगा। ट्रिक्स क्या होता है, परमानेंट नहीं चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। फाइन, खैर नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। ये पार्ट तक इसका सोवियत यूनियन का फ्रॉम 1921 टू 1901 विद ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, क्योंकि आपको पता है ऑर्थोडॉक्स मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, कंजर्वेटिव। कंधार अभी के विद द तालिबान फाइटर्स एट कंधार गेट्स, तो इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स को वहाँ से निकाल दिया और जो भी उनके स्टाफ्स थे वहाँ पे कंधार कंसल्ट से एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। कंधार एक सेकंड मेन सिटी है अफगानिस्तान की, जो कि तरनक रिवर जो कि साउथ सेंट्रल अफगानिस्तान वहाँ पे है, ठीक है। अभी के काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही है तालिबान फाइटर्स और अफगानिस्तान गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से हैज़ फोर्स्ड अदर नेशंस की, इसकी वजह से क्या है, अफगानिस्तान में जो भी इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं या किसी और कंट्री के अपने डिप्लोमेट्स हैं, सभी नेशंस ने अपने अपने स्टाफ्स को वहाँ से निकाल लिया या फिर सिटीजन्स को निकाले, सो दैट उनको सेफ रहे, ठीक है। इस साल 2020 में भी इंडिया ने क्या किया था, अपने स्टाफ को मूव कर रहा था, दैट इज़ द अर्ली इन 2020 इंडिया मूव इट्स स्टाफ फ्रॉम हेरात एंड जलालाबाद, मतलब कि अफगानिस्तान के 2 और वो हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, तो वहाँ से काबुल एम्बेसी से निकाल लिया था। और विद इट दिस इंडिया का जो कंसल्ट है अफगानिस्तान में वो अभी सिर्फ कहाँ पे है, मदर शरीफ में विद द एम्बेसी एट काबुल, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।